आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कंजम्पशन पर डिस्कशन करेंगे। कंजम्पशन होता किस चीज का है? कंजम्पशन होता है स्टॉक का। देखो, हॉस्पिटल है तो वहां पर दवाइयों का यूज रेगुलर होगा। आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां स्पोर्ट्स गुड्स का यूज रेगुलर होगा। इसी तरह से आपका ऑफिस है तो वहां स्टेशनरी का यूज रेगुलर होगा। अब बात यह है कि इन चीजों को खरीदने के लिए, इस स्टॉक को खरीदने के लिए, मतलब मेडिसिन, स्पोर्ट्स गुड्स या आपका स्टेशनरी, एक सप्लायर होगा। अब जब हम सप्लायर रखेंगे तो उसे रेगुलर पेमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उससे एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, जितना आप हमें सामान देकर जाओगे उसकी पेमेंट 1 महीने बाद लिया करोगे या आप 15 दिन बाद लिया करोगे। तो इस तरह से क्या होगा कि वो हमें गुड्स की सप्लाई करता रहेगा और हम धीरे धीरे उसको पेमेंट करते रहेंगे। लेकिन पेमेंट कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि आज वो हमें गुड्स सप्लाई करके गया और तुरंत उसको हमने पेमेंट कर दी। अगर ऐसा करेंगे फिर तो वो कैश परचेज हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि सप्लायर है और हमारा उसका एक भरोसा बना हुआ है, इसलिए हमेशा हम उसको लेट पेमेंट करेंगे। महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, जो भी एग्रीमेंट हमने साइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा और सप्लायर का रिश्ता चलता रहेगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हमारे ऑफिस में या हमारे हॉस्पिटल में या हमारे स्पोर्ट्स क्लब में ठीक वही गुड्स यूज हों जो वो सप्लाई करता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे गुड्स की जरूरत पड़ जाए जो वो सप्लाई नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत जाएंगे और कैश मार्केट से परचेज करके ले आएंगे, क्योंकि हमें तो काम तो चलाना है ना अपना ऑफिस का या क्लब का। इसलिए वहां कैश पेमेंट भी होगी। तो यहां पर एक हॉस्पिटल या एक क्लब दो तरह से परचेज कर सकता है, मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। लेकिन कैश परचेज में दो चीजें एक साथ होती हैं। क्या कि पेमेंट भी होती है और गुड्स भी आता है एक ही दिन। जैसे मान लो अगर हम 5,000 रुपए का कैश सामान लेते हैं, हम किसी बिग बाजार में जाते हैं, वहां हम जो भी सामान परचेज करते हैं उसकी पेमेंट तुरंत करके आते हैं। तो 5,000 का गुड्स लिया और 5,000 की हमने पेमेंट भी कर दी। लेकिन क्रेडिट परचेज में ऐसा नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है। क्यों? परचेज अलग है और पेमेंट अलग है। परचेज अलग डेट पर हुई थी, मतलब जैसे मान लेते हैं कि किसी ने 1 जून को परचेज किया, तो 1 जून को परचेज करेगा और वो 1 महीने बाद, अगर 1 महीने का क्रेडिट है तो 1 महीने बाद उसकी पेमेंट करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्रेडिट परचेज में गुड्स की डिलीवरी आपको एक दिन होती है और उसकी पेमेंट आप किसी और दिन करते हो। लेकिन कैश परचेज में ऐसा नहीं होता। कैश परचेज में आपको जिस समय, जिस दिन गुड्स की डिलीवरी होगी उसी समय आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब बात यह है कि एक क्लब, एक हॉस्पिटल या कोई ऑफिस वो कैश परचेज भी कर सकता है और क्रेडिट परचेज भी कर सकता है। अब बात आती है कंजम्पशन की। कंजम्पशन में देखो होता क्या है कि मान लो कि एक क्लब ने 10,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया। तो मान लेते हैं जून का महीना है, उसने 10,000 रुपए का स्टॉक परचेज कर लिया। अब इस ड्यूरिंग द मंथ उसने 8,000 का स्टॉक यूज कर लिया। यूज होता रहता है, जैसे हम अपने किचन में स्टॉक को यूज करते रहते हैं और महीने के आखिर में कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है। अगले महीने हमारा किचन वहीं से शुरू होता है, उसी स्टॉक से शुरू होता है और उस महीने फिर हम कुछ और माल परचेज कर लाते हैं, फिर हम कंज्यूम करते रहते हैं। उसके बाद महीने के आखिर में देखते हैं फिर कितना बच गया है। तो इस तरह से हमारा ये चलता रहता है। ऐसे ही उस क्लब ने जून में 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब वो फुटबॉल है, बैट बॉल है, हॉकी है, धीरे धीरे वो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे वो यूज होने शुरू हो गए, टूटने शुरू हो गए। तो जून के आखिर में स्टॉक में 2,000 रुपए हमारे पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? 30 जून को। अब होता क्या है यहां पर कि अगले महीने आप कब, जुलाई में फिर कुछ ना कुछ माल खरीदोगे। मान लेते हैं आपने 20,000 रुपए का फिर से स्टॉक परचेज कर लिया, सप्लायर से मंगा लिया। आज आपके पास टोटल स्टॉक कितना हो गया? 22,000 का हो गया। अब जुलाई में फिर आप यूज करना इसको शुरू करते रहोगे। तो इससे क्या होगा कि वो यूज होगा तो फिर आपका स्टॉक से बाहर आ जाएगा, गोडाउन से बाहर आ जाएगा, या जो भी आपने स्टोर बना रखा होगा। तो स्टोर में था कितना? 22,000, 18,000 का आपने उसमें से निकाल लिया। तो आज कितना बचा? 4,000 का बचा। अब ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक किस दिन का है? ये आपका 31 जुलाई का है। तो यहां जो 4,000 का स्टॉक है इसे हम बोलेंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक। अब होगा क्या कि यही स्टॉक कंटिन्यू करेगा कब? 1 अगस्त को। तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक उस केस में। तो अब 4,000 हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। किसके लिए?
1 अगस्त के लिए। अब अगस्त में फिर आपने कुछ ना कुछ परचेज किया, जब परचेज करोगे तो फिर आप कैश भी कर सकते हो और क्रेडिट भी कर सकते हो। मान लेते हैं हमने 10,000 का इस बार कैश परचेज कर लिया, क्योंकि जो सप्लायर था वो उस टाइप का गुड सप्लाई नहीं करता या ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता जो हमको जरूरत थी इस बार। इसलिए हमने क्या किया कि हमने किसी मार्केट से जाकर के डायरेक्ट वो सामान परचेज कर लिया। इधर हमारा सप्लायर तो सप्लाई कर ही रहा है, तो हमने उससे 30,000 रुपए का माल परचेज कर लिया। आज हमारे स्टोर में टोटल 44 का गुड्स हो गया। अब हम उनको यूज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो स्टोर में से निकलता रहेगा। फिर हमको ये देखना है भाई इस बार हमारे स्टोर से निकल कितना गया, मतलब यूज कितना हो गया। उसके लिए हम क्या करें, क्या हम रोज ये चेक करते रहेंगे कि हमने कितने बोर निकाल दिए, कितनी हुकी निकाल दी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमने क्या करना है, बस ये देख लेंगे कि आखिर में मतलब 31 अगस्त को हमारे पास कितना माल बचा है, और ये पता करके कि हमारा कितना माल बचा है उसको इस टोटल में से हम लेस कर देंगे। मान लेते हैं कि 31 अगस्त को हमारा 14,000 रुपए का स्टॉक बचा है। इसका मतलब भाई इस महीने में अगस्त में 30,000 रुपए का माल हमारा यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है। इधर हमारा क्या होता है, जो सप्लायर है उसकी हमारी पेमेंट चलती रहती है, तो कभी भी क्लियर तो होती नहीं है। तो जो सप्लायर को हमें पेमेंट करना है वो हमारी एक रेगुलर लायबिलिटी है। अगर रेगुलर लायबिलिटी होगी तो हर साल की बैलेंस शीट में उसका बैलेंस भी होना चाहिए। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स या जो भी है उसको हम यहां दिखा देंगे, और इसी तरह से इस बार के क्रेडिटर को हम यहां दिखा देंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारी एक रेगुलर लायबिलिटी होती है, इसलिए हर साल की बैलेंस शीट में उस सप्लायर को हमें दिखाना ही पड़ेगा। अब आती है बात स्टॉक की। स्टोर में जितना स्टॉक बचेगा वो तो आपकी एसेट है कि नहीं है, क्योंकि वो अगली बार यूज होगा। इसलिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन या स्टॉक ऑफ आपका स्पोर्ट्स गुड्स जो भी है वो एसेट्स है। तो पिछले साल जितना भी आपका स्टॉक होगा वो पिछले साल की एसेट हो गई, और इस साल जितना भी आपका स्टोर में स्टॉक होगा वो आपका इस साल की एसेट हो गई। तो उसको हम इस साल की एसेट में दिखा देंगे। और जितना स्टॉक हमारा इस साल यूज हुआ होगा वो पूरे साल का जो स्टॉक कंज्यूम है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। तो टू मेडिसिन कंज्यूम, इस तरह से हमारा ये अकाउंट बनाए जाते हैं। अब बात यह है कि हम सप्लायर अकाउंट कैसे बनाएं, क्योंकि उसका अकाउंट तो हमारे यहां पर रेगुलर चल रहा है। अब सप्लायर क्या है, हमारी लायबिलिटी है। तो सप्लायर क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए उसका क्रेडिट नेचर होगा। क्रेडिट नेचर होगा तो हमको उसको क्रेडिट साइड से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकाउंट बनाना जरूरी है। उसको हम क्लियर नहीं करें उसका अकाउंट, उसको तो महीने महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं हम, इसलिए अकाउंट तो उसका बनेगा। साल के आखिर में कुछ ना कुछ बैलेंस तो उसका हमेशा ही बचा करेगा, इसलिए उसका एक अकाउंट हमें बनाना ही पड़ेगा। खैर, तो हमारी क्योंकि लायबिलिटी है ये, इसलिए क्रेडिट से शुरू होगा। तो पिछले साल के जितना हमारे क्रेडिटर थे या जितना उनका बैलेंस बचा हुआ था देने के लिए, वो हमारा बैलेंस बीडी वो इधर आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, अगर कोई अकाउंट स्टार्ट आपका हो रहा है क्रेडिट से तो एंड कहां होने वाला है, अक्सर वो डेबिट में ही होगा जब तक कि कुछ एक्सेप्शनल केस ना हो। तो इसी तरह से यहां पर हमारे क्या है, ये ओपनिंग क्रेडिटर या जिसे बोल सकते हैं क्रेडिटर प्रीवियस ईयर। इधर ये क्या है, क्रेडिटर्स करंट ईयर, तो उसको बैलेंस हम यहां पर दिखाते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि हमने जितना इस बार माल परचेज किया उससे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी गई ना, और लायबिलिटी किधर बढ़ती है, क्रेडिट साइड में। तो पिछले साल के हमारे ये क्रेडिटर थे, हमने और माल परचेज कर लिया, तो बाय क्रेडिट परचेज यहां पर आ गया। तो अब टोटल हमें कितना देना है, पिछले साल की जो पेमेंट थी वो प्लस जो इस पर एडिशन किया हमने, वो हमारा टोटल पेमेंट जो है हमें करना है क्रेडिटर को। उसमें से इस बार कितना कर दिया, टू कैश पेड। हमने जितना पेमेंट क्लियर कर दिया उसका, सारी पेमेंट कभी क्लियर नहीं करेंगे। जितना भी हमने माल परचेज किया है, जितना उसका टोटल ड्यू है, उसमें से कुछ पेमेंट इस बार हो जाएगी, कुछ क्या काफी कुछ हो जाएगी, थोड़ा ही बचेगा। खैर, तो ये पेमेंट हमने कर दिया, बाकी क्या बच गया, ये बैलेंस शीट बच गया उसका। अगले साल क्या होगा, यही बैलेंस बीडी बनेगा, और उसमें फिर हम कुछ माल परचेज करेंगे, फिर हमें टोटल देना होगा, उस टोटल में से फिर हम कुछ पेमेंट क्लियर कर देंगे, फिर कुछ बैलेंस शीट बचेगा।
तो बीडी सीडी और ये क्रेडिट परचेज और कैश पेड, ये जो है इससे हमारा ये अकाउंट बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। और उसने हमें कुछ डिटेल दी है। बोलता है 2018 1 अप्रैल को आपका स्टॉक था 1,75,750, 31 मार्च 19 को यही स्टॉक था 1,44,650। क्रेडिटर भी बोल रहा है पिछले साल थे 15,06,900 के और इस साल हैं 18,20,700 के। और फिर सबसे नीचे बोलता है कि इस बार परचेज किया है, परचेज वर्ड यूज किया है इसने, 60,80,700 का। चलो जी, पहले तो ये चीजें जहां जहां जानी चाहिए वहां लिख देते हैं। तो बोलता है पिछले साल का स्टॉक था, तो पिछले साल की एसेट रही होगी 1,75,750, ये पिछले साल की असेट होगी, इसको यहां दिखाना चाहिए हमको। बोलता है 1,44,650 इस साल की एसेट है, ठीक है, 1,44,650 ये साल के बैलेंस शीट में एसेट में आ गया। क्रेडिटर बोलता है 15,06,900 की पिछले साल थी, तो 15,06,900 के क्रेडिटर पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गए। इस साल बोलता है 18,20,700, 18,20,700 इस बार की लायबिलिटी में आ गई। अब बोलता है कि आपने इस बार परचेज किया है 60,80,700। देखो, हमें अगर ये कंजम्पशन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कितना परचेज किया है। खैर, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 1,75,750। इसके बाद बोलता है परचेज, परचेज इसने हमें दिया है 60,80,700, 60,80,700 हम यहां लिख देते हैं। इसके बाद बोलता है कि आपका 1,44,650 का ये स्टॉक है, तो 1,44,650 का स्टॉक आपका क्लोजिंग है, उसको हमने यहां लेस कर दिया। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो ये आ गया हमारा 5, 7, 14, 1, 6, 8, 7, 15, 1, 2, तो हमारा ये आ गया 62,56,450। इसमें से भाई ये लेस कर देते हैं, 14 में से 6 गए 8, 1, 1, 1, ये आ गया हमारा 61,11,800 का यूज। मेडिसिन हमारी इतने रुपए की यूज हो गई। खैर, अब बात यह है कि यहां हमें क्वेश्चन में पहले ही क्रेडिट परचेज दे दिया था, पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं दिया इसने, क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दे दिया है, तो इसलिए हमें यहां क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें यहां परचेज चाहिए होता है, कितना हमने माल परचेज किया है, चाहे वो कैश किया हो या क्रेडिट किया हो, क्योंकि यूज तो वही माल होता है जो हमने परचेज किया होगा। लेकिन अगर वो परचेज ना देता तो ये परचेज हमें क्रेडिट निकालनी होती, वो कैसे निकालते, 15,06,900 बीडी, इसके बाद 18,20,700 का सीडी, ये हम इनके क्रेडिटर्स में अकाउंट में दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में उसने पेमेंट नहीं दिया है, अगर दिया होता तो यहां लिखते, तो इसको टोटल करते हम, तो हमारा यहां पर वो परचेज आता जो क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, 60,80,700। खैर, तो हमें इसकी यहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमको फिगर दे दी है, ठीक है। अगर नहीं देता और यहां कैश पेमेंट देता टू क्रेडिटर, तो हमें ये निकालना पड़ता और उसको यहां लेके आते, इसने यहां दे दिया है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 22। इसमें बोलता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर है मेडिसिन के 90,000, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन है ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1.5 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन हैं 1,30,000 रुपए के, ठीक है। अब देखो, पिछले साल के जो आपके क्रेडिटर थे वो थे 90,000 के, वो पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। पिछले साल का जो स्टॉक था 1 लाख का, वो पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। इसके बाद बोलता है कैश परचेज, आपने 3 लाख रुपए का माल इस बार कैश परचेज किया है, तो कैश परचेज सीधा हम यहां पर जोड़ देंगे, जितना हमने माल कैश परचेज किया है। तो खैर, उसके बाद बोलता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 का, ये कब है, ये साल के आखिर में, मतलब कि 2019 में।
1.5 लाख रुपया हम यहाँ पर असेट्स में लिख देंगे इस साल की बैलेंस शीट की। इसका बोलता है क्रेडिटर हैं आपके इस साल के 1,30,000 के, ओके 1,30,000 के इस बार क्रेडिटर आ गए। अब ओपनिंग स्टॉक जितना था हमारा वो हम यूज निकालने के लिए इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसको हमें लेस करना है टोटल स्टॉक में से, इसलिए उसको यहां लिख देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या निकलने वाला है, यूज। अच्छा, यही एक्सपेंडिचर होगा। अब बात यह है कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने 3 लाख रुपए का तो कैश परचेज किया है, लेकिन क्रेडिट कितना है ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। उसको हमें निकालना पड़ेगा क्रेडिट अकाउंट से, क्योंकि अगर हमारे पास सप्लायर लगे हुए हैं तो उनकी पेमेंट भी चल रही होगी। अगर पेमेंट चल रही होगी तो कोई ना कोई अकाउंट भी बन रहा होगा। इसका मतलब पिछले साल के जो क्रेडिटर हैं वो पिछले साल की लायबिलिटी थी, मतलब बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से शुरू होगा क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। और आपके जो इस बार के क्रेडिटर हैं वो इधर आ गए आपके एज सीडी। अब उसने हमें क्रेडिटर को पेमेंट तो दिया नहीं है कि इस बार उसने क्रेडिटर को कितना पे किया है, कोई बात नहीं। अब देखो पिछली बार की जो पेमेंट ड्यू थी क्रेडिटर्स को सप्लायर को वो 90,000 थी, इस बार जो है 1,30,000 है। पिछली बार अगर 90 थी और इस बार 1,30 है तो जो 40,000 बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, कुछ और माल खरीदा होगा ना, पेमेंट चाहे किया हो या ना किया हो, लेकिन हमारे क्रेडिट बढ़ गया है। क्रेडिट तभी बढ़ा होगा जब हमने कुछ परचेज किया होगा। इसका मतलब इधर से शुरू करते हैं, 1,30,000 लास्ट में देना था और शुरू में देना था सिर्फ 90, इसका मतलब 40,000 का हमने इस बार उधार माल और खरीदा है, पेमेंट कोई हमने इनको की नहीं है। ठीक है, 40,000 को हम यहां लिख देते हैं कि हमारे पास शुरू में 1 लाख रुपए का स्टॉक था, कैश खरीदा मार्केट से 3 लाख रुपए का, क्रेडिट खरीदा 40,000 रुपए का, तो हमारे स्टोर में टोटल 4,40,000 रुपए का माल हो गया। उसमें से आखिर में बचा है सिर्फ 1.5 लाख रुपए का माल, इसका मतलब 2,90,000 का इस पूरे साल में यूज हो गया। यही यूज हमारा एक्सपेंडिचर है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं 23। इसमें आपको 3 केस दिए हैं। पहले केस में बोलता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग मार्च 1950 400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 31 मार्च 19 250। देखो बोलता है इस बार जो हमने पेमेंट की है वो 5400 की है। हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ उसने कैश परचेज किया होगा, कोई सप्लायर का तो यहाँ कोई जिक्र है नहीं, और अगर पेमेंट किया है तो सीधा गया होगा मार्केट में सामान लेकर के आ गया होगा, तो वो कैश परचेज रही होगी। इसके बाद बोलता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 250 रुपए बचा है, मतलब कि 250 रुपए यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है। इस बार हो सकता है बिजनेस उसने शुरू किया हो या अपना एक क्लब शुरू किया हो, इसलिए यहां पर ओपनिंग था ही नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग था नहीं, परचेज किया कैश 5400, तो हमारे स्टोर में होना चाहिए था 54, लेकिन आखिर में बचा है सिर्फ 250। इसका मतलब 5150 हमारा यूज हो गया। ये हमारा आ गया आपका एक्सपेंडिचर साइड में। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये जो इस बार बैलेंस शीट बनेगी उसमें आ जाएगा 250। ठीक है, ये केस इस तरह से हुआ। नेक्स्ट केस में बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन अप्रैल 18, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक जो था 1500 रुपए का, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 1950 400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन मार्च 19 250। अब देखो बोलता है पिछले साल आपका 1500 रुपए का स्टॉक था, तो जो पिछले साल का था वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक है। इस बार बोलता है पेमेंट किया है उसने टोटल 5400 का, ये भी हम कैश परचेज ही मानेंगे क्योंकि उसने हमें क्रेडिटर का बैलेंस नहीं दिया है कि पिछले साल कितने क्रेडिटर थे इस बार कितने हैं, तो कैश परचेज है ये। इसका बोलता है कि 250 रुपए का स्टॉक आखिर में बचा है। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब 1500 रुपए का माल हमारे पास शुरू में था स्टोर में, 5400 का हमने इस साल और खरीद लिया कैश, तो हमारा गोडाउन में जो होना चाहिए था 2019 के आखिर में वो 6900 होना चाहिए था, लेकिन हमारा सिर्फ 250 का बचा है। इसका मतलब 6650 का यूज हो गया। ये जो यूज है ये भाई एक्सपेंडिचर में आ गया। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये 1500 रुपए पिछले साल की बैलेंस शीट में स्टॉक इसमें आ गया, एसेट्स में। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस बार की जो बैलेंस शीट बनेगी
उसमें आ जाएगा 250 रुपया और यूज हमारे यहाँ पर आ ही गया। नेक्स्ट केस, थर्ड केस में बोलता है कि हमारे पास पिछले साल 1500 रुपए का स्टॉक था, क्रेडिटर थे आपके 1 अप्रैल 18 को, मतलब कि पिछले साल 1000 के। इस बार 2019 में ड्यूरिंग द ईयर 19 5400 की क्रेडिटर्स को पेमेंट की होगी हमने। इसने हमें अमाउंट पेड लिखा है, इसका मतलब अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को पे किया हुआ। इसके बाद बोलता है कि क्लोजिंग में जो स्टॉक बचा है 250 का बचा है। ओके, तो हमारे पास पिछली बार कितना स्टॉक था जी? 1500 रुपए का। ओके, अब बोलता है कि क्रेडिटर थे आपके स्टेशनरी के आपके 1000 पिछले साल क्रेडिटर थे ना, ये हमारा बीडी इसमें शो करेंगे। फिर बोलता है अमाउंट पे किया 5400 क्रेडिटर्स को, ठीक है। इस बार जितना पे किया वो टू बैंक में क्रेडिटर अकाउंट में सप्लायर में दिखा देंगे। फिर बोलता है कि आपका स्टॉक बचा है 250 रुपए का लास्ट में। ओके, ये आखिरी का स्टॉक यहां पर आ गया। अब बात यह है कि हमारे पास पिछली जो है आपका स्टॉक था 1500 रुपए का, आखिर में हमारे पास बचा है 250 का। परचेज कहाँ है? परचेज हमारी यहां से निकलेगी, क्योंकि कैश परचेज क्वेश्चन में है नहीं, क्रेडिटर दिए हैं और पेमेंट दी है। अब यहाँ पेमेंट जो है वो आपकी क्रेडिटर को हुई होगी, वो कैश परचेज नहीं मान सकते, क्योंकि उसने पहले जिक्र कर दिया है कि हमारे पास क्रेडिटर कितने रुपए के थे। ओके, तो 5400 इस बार हमने टोटल पे किया है, जिसमें से 1000 रुपए तो हमें पुराने ही देने थे, तो इस बार का तो कोई यहाँ पर क्रेडिटर है नहीं। अगर 1000 हमें पुराने देने थे तो इसका मतलब इस बार हमने टोटल माल लिया होगा 4400 का क्रेडिट। 1000 पहले थे, ये टोटल परचेज किया, टोटल इतना देना है, उसमें से ये दे दिया, काम खत्म। तो 4400 हमने परचेज किया, क्रेडिट परचेज यहां पर आ गया भाई। अब हम बोलते हैं कि 59 का स्टोर में टोटल माल होना चाहिए। 1500 रुपए का शुरू में था, 4400 का इस बार हमने क्रेडिट परचेज किया, 5900 का होना चाहिए, जिसमें से सिर्फ 250 रुपए का बचा है। इसका मतलब 5650 रुपए का हमारा यूज हो गया। ये यूज हमारा एक्सपेंडिचर में आ गया। ये जो 250 क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा इस साल की बैलेंस शीट में आ गया। पिछली बार का जो स्टॉक था वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया असेट्स में। इस बार के जो क्रेडिटर हैं, इस बार तो घर क्रेडिटर है नहीं, हाँ पिछले साल के जो 1000 रुपए क्रेडिटर थे वो भाई पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया। इस बार अगर होते तो वो इस बार की बैलेंस शीट में आता, पर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोज में। थैंक यू।